हमारा कहना यह है कि सबसे पहले धर्म, स्वधर्म, कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, उसको पहले जानो जी। फिर आता है अर्थ, फिर आता है काम, फिर आता है मोक्ष। सीधा ही आपको मोक्ष के बारे में बता रहे हैं, नॉट अ गुड आइडिया। बहुत दफ़ा स्पिरिचुअलिटी ये एस्केपिज्म हो जाता है। व्हेन यू डोंट वांट टू डू, व्हेन यू डोंट वांट टू कमिट, यू से मैं स्पिरिचुअल हूँ ना, मेरे से ये होता ही नहीं, मेरे को पैसा ही नहीं कमाना है, मेरे को मेरा करियर में ध्यान ही नहीं लगता। व्हाट इज इट? इज इट नॉट एस्केपिज्म? किसी इंसान की लाइफ में अध्यात्म आ रहा है तो क्या वो एफर्टलेसली होगा या फिर कोई पूर्व पुण्य के बेसिस पे होगा? मटेरियल लाइफ के लिए बाहर जाना होगा, और बाहर जब हम जाते हैं तब हमें एक्शन करनी है। पर स्पिरिचुअल लाइफ में अगर जाते हैं तो हमें अटेंशन देना है। हर किसी के जीवन में ऐसा मौका आता है कि वो स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करे, इसीलिए हर किसी के जीवन में विषाद आता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि 75% पीपल आर चीटेड इन स्पिरिचुअलिटी। कितना? 75%। इट्स अ ह्यूज नंबर। हाउ एंड व्हाई? हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है क्या? दुनिया में एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन लोग थोड़ा नेगेटिव साइड में भी जा रहे हैं। वो कॉन्शियसली स्पिरिचुअल बनना चाह रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी उनकी लाइफ में एफर्टलेसली नहीं आ रही है। स्पिरिचुअल साउंड करने के लिए फेक गुरुज को ढूंढा जा रहा है। किस हद तक सही है ये? आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी है क्या, आप अपने अंदर वो स्पिरिचुअलिटी को कैसे ढूंढें, आप अपनी लाइफ का पर्पस कैसे ढूंढें, आप अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्टेड रखें, अपनी एनर्जी को अलाइंड कैसे रखें। आज के डिस्कशन में इन्हीं सब टॉपिक्स पर चर्चा होगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं रिवेश वदेजी, जिन्हें विभूश्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक नाद योगी हैं और साउंड और फ्रीक्वेंसी एक्सपर्ट भी हैं। सर, आई वेलकम यू टू स्पीकिंग ट्री। जी, थैंक यू जी, थैंक यू रंगोली जी। सर, आवर प्लेजर। तो सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि यंग लोगों को स्पिरिचुअलिटी में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आजकल एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो रहा है जहाँ जी। पे यंग एज के लोग स्पेशली कह रहे हैं कि हम बहुत आध्यात्मिक हो रहे हैं, हम एक आत्म ज्ञान की तरफ मूव कर रहे हैं, हम खुद का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव दिया, जिसको मैं थोड़ा डिटेल में समझना चाहूँगी कि क्यों इस एज में, यंग एज में, स्पिरिचुअलिटी में आना सही नहीं है आपके अकॉर्डिंग। यह बहुत ही, मतलब आपने पॉडकास्ट में ऐसा सवाल पूछ लिया है, बहुत ही कमेंट आने वाले हैं कि भाई ये क्या, मतलब क्या बता रहा है। वेल, ये पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा ये हमारा अनुभव है। मैं कई सालों से मैं देखते आ रहा हूँ कि हम जब नाद योग के बारे में बात कर रहे थे तो कई सारे यंगस्टर्स आते थे, बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स आते थे, एंड कई सारा प्रभाव है सोसाइटी में। इट्स अ ट्रेंड टू बिकम अ स्पिरिचुअल, हैज़ बिकम अ ट्रेंड। और जब वो ट्रेंड के माध्यम से जब आते हैं तो बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि आप जो भी ट्रेंड में करते हैं वो प्रिटेंड करते हो आप, है ना? वाह, प्रिटेंड। हाँ, और पता ही नहीं चलता। और यंग एज में क्या ना, हमारी बुद्धि इतनी शार्प होती है कि बुद्धि कुछ भी करा सकती है। आपको काम दिखाना है तो काम दिखा देगी। आपको ये भी बताया जाएगा, जताया जाएगा कि आप काम हो गए, आप सब आपके हार्मोनल प्रेशर से परे चले गए, ये दिखा देगा आपको, बिकॉज यू आर यंग, योर ब्लड इज़ वेरी, इट कैन डू समथिंग, राइट? तो इसके चलते हमें ऐसा लगता है कि हमने ये सब प्राप्त कर लिया है, और आप ज़बरदस्ती से आ रहे हो क्योंकि सब लोग आ रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हो, ऐसे बैठे रहते हैं, शांत हो जाते हैं। तो एंड मेडिटेशन हैज़ ऑल्सो बिकम अ फैड। तो उसके चलते हर कोई दिखाना चाहता है, क्योंकि सेलिब्रिटी का ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस है, वो सब बोल रहे हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपके हार्मोन्स जब मतलब अभी भी एक्सप्लोर ही हो रहे हैं, उस दौरान उनके ऊपर काम करना, उनके साथ में फाइट करना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ फाइटिंग विद इन। हमारे भीतर फाइट नहीं करनी है, हमारे भीतर जाके देखना है कि क्या क्या है हमारे भीतर। बहुत सारे लोगों को तो इस बारे में गिल्ट आ जाती है कि मेरे अंदर ऐसे सेक्सुअल थॉट्स क्यों आते हैं, है ना? एंड विच इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि वो तो आपके हार्मोन्स है ना, तो वो काम करेंगे। या तो फिर आपको जलसी आती है, आपके जैसा कोई सुंदर दिखता है, या आपके जैसे कोई आपसे भी ताकतवर हो, या आपसे कोई ज़्यादा कमा रहा है ना?
ये क्वाइट ऑब्वियस है या ये अननेचुरल है? क्वाइट It's ऑब्वियस, obvious, राइट, yes. ऑब्वियस है ना। इसको पहली बात तो हमें एक्सेप्ट करना है, पर बताया क्या जा रहा है, जताया क्या जा रहा है कि ये सारी गलत चीज़ें हैं, इनको दबा दो। सबसे ज़्यादा बीमारियां अगर आप देखेंगे आज के डेट में, इन सब को दबाने की वजह से हो रही है। Emotional suppression. इमोशनल सप्रेशन एक बात हो गई, बट यू आर वेरी द बेसिक इंस्टिंक्ट्स, उसको आप सप्रेस कर रहे हैं। आपकी खाने की इच्छा, आपके दोस्तों के साथ में जाने की इच्छा, योर डिज़ायर्स, यू नो, मन की सारी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो सकती, दैट इज़ फॉर श्योर। पर जो नेचुरल है उसको आप क्यों दबा रहे हैं, जिसको मतलब विच इज़ वेरी पॉसिबल, जहाँ पे आप मतलब एक अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हो, यू कैन गेट इनटू सोसाइटी। पर आप ये बता रहे हो जहाँ पे आप अच्छे अबे पैसे कमाने के पीछे आपको जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कहना यह है कि सबसे पहले धर्म, स्वधर्म, कि मैं जी। क्या हूँ, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, उसको पहले जानो। जी। फिर आता है अर्थ, फिर आता है काम, फिर आता है मोक्ष। सीधा ही आपको मोक्ष के बारे में बता रहे हैं, नॉट अ गुड आइडिया। क्या आप सन्यासी बनना चाहते हो, देन इट इज़ गुड, मोक्ष सन्यासी होगा, ओके, तो फिर आप वहाँ पे जा सकते हो। पर जब आपको वो बात नहीं है, तब तक आपको ये जो क्रोनोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड करना होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम आरोग्यम मूल्योच्चतम, ये आपका सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य मतलब स्व में अस्थ, जो आपको सेल्फ एस्टेब्लिश कर देगा। तो सबसे पहले क्या होगा, स्वधर्म। स्वधर्म यानी कि मैं भाई क्यों आया हूँ इस दुनिया में, क्या टैलेंट है मेरे अंदर। आपने देखा होगा हर किसी व्यक्ति के एनर्जी सेंटर्स अलग अलग होते हैं, एनर्जी सेंटर्स या एनर्जी पॉइंट्स। सुबह किसी को अच्छा लगता है, किसी को शाम को अच्छा लगता है। डू यू एग्री विद दैट? Yes, है ना? totally. हर किसी के अलग अलग साइकिल्स होता है। उस चीज़ को हमें समझना होगा। नहीं समझे और हर कोई कर रहे हैं, हर किसी के फ्रेमवर्क को लेके अगर हम आ गए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है गोइंग विद इन, अध्यात्म, गो विद इन। आप किसी और का देख के जो फ्रेम लेके चल रहे हो वैसे नहीं होगा। मतलब किसी का आप अनुकरण करेंगे तो अध्यात्म नहीं है, वो फेल है। फिर भले वो मेडिटेशन कैसे करता है, अच्छा ऐसे बैठकर करता है, मैं भी वैसे करूँगा, नहीं, नॉट नेसेसरी। तो इसीलिए जो हो रहा है नेचुरली उसको होने देना बहुत ज़रूरी है। आई कैनॉट फाइट विद द थिंग्स। सबसे पहली बात, मेरे अंदर की चीज़ों को एक्सेप्ट करूँ, वरना मैं गिल्ट में आ जाऊँगा। और गिल्ट को मैनेज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। गिल्ट एक ऐसा पैटर्न है कि एक बार आपको पकड़ लेता है तो फिर आप बार बार गिल्ट में आते हो। आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। पैसा आएगा तो पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अच्छे रिलेशनशिप होंगे, रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाते। बहुत सारे यंगस्टर्स दे कैन नॉट, पैसा उनको पाप लगता है। कमाना तो है ही है, पर एक अलग ही पैटर्न, मतलब दो तरह के युद्ध हो जाता है। माइंड बोलता है पैसे कमाना है, और डीएनए पैटर्न्स बोलते हैं कि नहीं, पैसा बुरा है। तो दोनों का जो युद्ध चलता है ना, जिसके चलते कई सारी बीमारियां आती है। सो नो कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जब आप में क्लैरिटी आती है तभी आप आगे बढ़ते हो। सो आई ऑलवेज से व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड यू लूज, व्हेन यू आर क्लियर यू ड्रॉ थिंग्स नियर, Okay. एंड हैप्पीनेस रिप्लेसेस योर ऑल फियर, है ना? Yes. तो ड्रॉ थिंग्स नियर मतलब क्या, जो सही चीज़ें हैं आपके जीवन में आना शुरू हो जाती है। सो बिकम क्लियर कि मेरे अंदर क्या इमोशंस है। मैंने आपको एक मूवी की बात कही, इनसाइड आउट, Yeah. है ना? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे इमोशंस, नए नए इमोशंस हमें एक्सप्लोर होते हैं। तो अभी भी मतलब टिल द एज ऑफ 30 यू आर सपोज टू एक्सप्लोर ऑल योर इमोशंस की क्या क्या है। उसके बाद में भी आएंगे, पर पहले इनके साथ में रूबरू होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि मेरे अंदर क्या क्या इमोशंस हैं, और मुझे उस इमोशंस को देखना, क्योंकि हमारे देखने में इतनी ताकत है, हमारे अटेंशन में, मोर देन द एक्शन, हमारे अटेंशन में बहुत ताकत है। आप मानते हो इस चीज़ को? क्योंकि Intention creates action हाँ somewhere. जी, अर्जुन जो है उसको धनुर्धर कहा है और धनंजय भी कहा है, मतलब वेल्दी। धन क्या है? हमारा अटेंशन। हमारा अटेंशन कहाँ पे जा रहा है? सबसे ज़्यादा अटेंशन हमारा कहाँ पे जा रहा है? अगर रील्स में जा रहा है तो वी आर लूजिंग आवर मनी। इफ़ योर अटेंशन इज गोइंग टुवर्ड्स अर्थ, मेकिंग आवर लाइफ, करियर, वहाँ पे अटेंशन जा रहा है ना? तो हमारा अटेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वरना हम भटक जाएंगे। सो स्वधर्म ये सबसे पहला माइलस्टोन है। दूसरा माइलस्टोन होगा अर्थ। अर्थ, और तीसरा होगा काम, काम प्लेजर को और लोग एक्शन।
बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। हाँ, काम को लेके तो बहुत कंफ्यूजन है ना। है। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से होगी? स्वधर्म से। तो स्वधर्म पे आना हमें बहुत ज़रूरी है। और ये स्वधर्म क्या है? तो हमारा डीएनए, बेसिकली हमारा डीएनए जो लेके आया हुआ है, जो कई सारे टैलेंट्स लेके आया है, उसको एक्सप्लोर करना और उसको कमिटमेंट के साथ में निभाना। सबसे पहली बात आती है कमिटमेंट। इस एज में कमिटमेंट की सबसे बड़ी चैलेंज होती है। तो अर्जुन जो था, अगर आप देखेंगे तो कमिटमेंट लाई उसने, कमिटमेंट अपने जीवन में। तो जब आप कमिटमेंट लेके आते हो, आप अपने काम में आगे बढ़ जाते हो, ऑटोमेटिकली आप इन पाथ से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत दफ़ा स्पिरिचुअलिटी ये एस्केपिज्म हो जाता है। व्हेन यू डोंट वांट टू डू, व्हेन यू डोंट वांट टू कमिट, यू से मैं स्पिरिचुअल हूँ ना, मेरे से ये होता ही नहीं, मेरे को पैसा ही नहीं कमाना है, मेरे को मेरा करियर में ध्यान ही नहीं लगता। व्हाट इज इट? इज इट नॉट एस्केपिज्म? कहीं ना कहीं लोग अपने कर्म से भी दूर भागना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, जैसा कि आपने कहा कि एस्केपिज्म। एग्जैक्टली उनको वो काम नहीं करना है तो वो एस्केपिज्म में चले जाएंगे। कोई बोलता है मेरा पूजा पाठ का समय है ना। तो हमारा सही समय है अभी, वो है अर्थ पे फोकस करने का, ठीक है, अपना करियर बनाने के लिए। सो दैट इज़ वेयर धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम, दिस आर द स्टेजेस विच वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। सर, जो जीवन के 4 पुरुषार्थ की आपने बात की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अभी जो समय चल रहा है उसमें काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्या आप अग्री करेंगे इस बात बिल्कुल से? बिल्कुल। स्पेशली पीपल ऑफ माय एज, काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो क्या हम लोग काम को एक सही तरीके से अप्रोच कर रहे हैं? क्या सही तरीका होगा काम को समझने का? और क्या रोल ब्रह्मचर्य या एक गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ काम प्ले करती है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में? ब्रह्मचार्य मतलब आप क्या सेलिब्रेट की बात करना चाह रहे हैं? यस, सेलिबसी। सेलिबसी जो है बेसिकली ये हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो सेलिबसी हर किसी के लिए हो ही नहीं सकती और आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल। सेलिबसी यानी संस्कारों से दूर रहना। और अगर हम देखेंगे आज, मैं भी अगर अपना रील खोलूँ आज के डेट में तो मुझे तो लड़कियां दिखेगी, ठीक है, जो ऐसे कम कपड़ों में होगी। हालांकि मैं तो नहीं देखना चाहूँगा पर वो दिखेगी। सो इट इज़ अ बोम्बार्डेड इवन इफ आई डोंट वांट टू से। सो द लस्ट हैज़ बीन शोन बाय द सोसाइटी एंड बाय द मीडिया अगेन एंड अगेन। ऐसे में कैसे किसी को बोल सकते हैं कि भाई सेलिब्रेट रहो? कितना पॉसिबल है? क्या ये खिलवाड़ नहीं है? सो सेलिबसी का, ब्रह्मचर्य का मतलब था कि ब्रह्म के लिए आचरण करना। सो सेलिबसी को हमने बहुत गहरे में नहीं समझा है। सेलिबसी यानी फ्री फ्रॉम द लस्ट। यू कैन गेट इनटू द वेरी फिजिकल एक्ट विदाउट द लस्ट। इज इट पॉसिबल? यस, वेरी पॉसिबल। क्योंकि लस्ट क्या है? किसी चीज़ को आपने देख लिया, इन्फ्लुएंस हो गए, वो वैसा करना चाहता है। और जितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे वो आपको लस्ट में बहा ले जाएंगे। तो फिर आप उस एक्ट को कर ही नहीं कर पाएंगे जो आपको कंप्लीट बना दे। आप वो सब करेंगे कि मैंने क्या देखा था, मैंने क्या सुना था। तो जो बाहर का जो इन्फ्लुएंस है उसको लस्ट कहता है, ठीक है। काम बुरा नहीं है एक्चुअली। अगर हम देखते हैं ना कि ये स्टेजेस को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। धर्म को समझे, अर्थ को समझे, और फिर आता है काम। काम यानी बेसिकली जो हर किसी के जीवन में जो ज़रूरी है, जो दिया गया है, एक ऐसा फोर्स जो हर किसी के लिए दिया गया है। सो उसका कुछ पर्पज़ है, ओके। उस पर्पज़ के साथ में हमें, अगर हम कुछ और चीज़ में बह गए तो उसको हम वासना कहते हैं। उस चीज़ में अगर हम अटक गए तो उसको वासना कहते हैं। मतलब जो काम है वो काम आपके उद्धार का कारण बन सकता है, उसको हम हमने अब लॉक कर दिया, वहीं पे अटक गए। कब अटकते हैं? जब उसमें आप परिपूर्ण नहीं होते। सो हमारे लिए समझना, जैसे हम बात कर रहे थे 3 स्टेजेस, धर्म, स्वधर्म पे आना, दूसरा है अर्थ, फाइनेंस के ऊपर काम करना, हमारे करियर के बारे में सोचना, और तीसरा है काम। काम को बेसिकली इतना टैबू है आज के डेट में, इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, है ना। एकदम सहज है ये, इट्स वेरी नेचुरल फिनोमिनन। सबसे ज़्यादा पावरफुल इमोशन अगर किसी इंसान का होता है तो वो है सेक्स एनर्जी, सेक्स इमोशन। तो पर उसके बावजूद भी उसको हमने बहुत परवर्ट कर दिया है, मतलब विकृत बना दिया है। हमें बस उसको देखना है कि पहली बात तो एक्सेप्ट करना है कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये इमोशंस हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ये इमोशन है। पर जब मैं उसको
बहुत ज़्यादा चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, अपने दोस्तों से, नंबर ऑफ़ बुक्स, नंबर ऑफ़ मीडियाज़, और जो ऐसे ऐसे मतलब जो क्या कहते हैं उसको, कि जो रोमांटिक हमें चीज़ें जो दिखाई जाती है उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। वो हमारा दिमाग वहाँ पे हुक्ड हो जाता है। सो हमारा दिमाग वहाँ पे हुक्ड है और मैं दिमाग से सोचता हूँ कि ऐसा होगा वैसा होगा, और मैं अब चाहता हूँ कि वैसी चीज़ें मेरे लाइफ में हो। तो मेरा एक्चुअल लाइफ जो है वो बाजू में रह जाता है और मैं काम में से वासना की तरफ जाता हूँ। तो वासना मतलब जहाँ पे मेरा असली वास ही नहीं रहे। वास मतलब मेरा प्रेजेंस, वो प्रेजेंस ना हो वासना, तो वासना में चले जाता है। तो वासना दिक्कत है, मतलब लस्ट इज़ अ प्रॉब्लम। और सर इसी के चलते हुए क्या ये कहना भी सही होगा कि जो लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं, क्या वहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्मिक एक्सचेंज होता है या वो कार्मिक बैगेज बन जाता है जो कि मल्टीपल लाइफ टाइम्स में फिर लोगों को रीपे करना पड़ता है? वेल जब आप किसी के साथ में जब जुड़ते हैं, खास करके हस्बैंड वाइफ, तो दोनों के पैटर्न्स अगर आप देखेंगे एक जैसे हो जाता है। कुछ सालों के बाद में तो हस्बैंड वाइफ एक जैसे दिखना शुरू कर हाँ, देता है। एग्जैक्टली, देखा होगा शक्ल आपने, है मिलती ना? है। तो मतलब हमारे डीएनए भी काफ़ी शेयर होता है। तो वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस कि वो किन के साथ में अपना डीएनए शेयर कर रहे हैं, किन का डीएनए वो लेंगे, है ना? तो वो सारे डीएनए के पैटर्न्स आदान प्रदान होते हैं, एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं उसको। यस। सो यस, तो ये तो होता है। सो वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस एंड वन हैज़ टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और सर अगर इसी से हम मोक्ष को समझें, जी। मोक्ष की एक्चुअल स्टेट क्या है? मोक्ष को लेकर लोगों की बहुत सी विचार हैं कि आत्मा जब परमात्मा से मिलती है और ये सब मृत्यु के बाद ही होगा। क्या हमें जीते जीते जीवित रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? क्योंकि आत्मा तो जीते जीते भी कहीं ना कहीं परमात्मा से मिल सकती है ना, जब हम आत्म अध्ययन करते हैं। इसके बारे में मैं तो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे मोक्ष मिला है। ठीक है, वो मोक्ष होने के बाद ही पता चलेगा हमें, बाकी सारी बातें बकवास है। जब आप अनुभव कर रहे होते हैं तो ही उसके बारे में बात कर सकता है। मैं मुक्ति के बारे में बात कर सकता हूँ। अच्छा। मुक्ति और मोक्ष में फ़र्क है। सो मुक्ति जो है वो आपके संस्कारों से मुक्ति। किससे मुक्ति? तो संस्कारों से। मैंने कई सारे पैटर्न्स जो मैं लेके आया हूँ, मैं मेरे पूर्वजों जैसे दिखता हूँ, उनके जैसा बात करता हूँ, उनके जैसे पैसे बचाता हूँ, उनके जैसा रिलेशनशिप मेंटेन करता हूँ, सारी चीज़ें मैं उनके जैसा करता हूँ। अगर किसी ने आपको बताया अरे तुम तो अपनी माँ जैसी हो, अरे तुम तो बिल्कुल अपनी दादी जैसे हो, कुछ समय के लिए ठीक लगेगा। लेकिन हर एरिया में अगर आपको कोई ऐसे बताएं, और अगर आप देखते हो कि आपके रिलेटिव्स के क्या पैटर्न्स रहे, अगर अच्छे पैटर्न्स नहीं रहे होंगे, अच्छे पैटर्न्स है तो अच्छा है, पर बहुत दफ़ा अपने रिलेटिव्स में किसी न किसी के पैटर्न्स ऐसे नहीं होंगे अच्छे। तो मैं जो अपने पूर्वजों से पैटर्न्स ले आता हूँ, अपने एंसेस्टर से पैटर्न ले आता हूँ और अपने एनवायरनमेंट से पैटर्न ले आता हूँ, इस पैटर्न से मुक्त होना, इसको मुक्ति कहा। संस्कारों से मुक्ति और कर्म बंधन से भी मुक्ति। कर्म बंधन से भी मुक्ति। सो ये स्टेज जो है पॉसिबल है एट एनी स्टेज, एट एनी एज। पर मोक्ष की जो बात है वो हमें एक्चुअल में नहीं पता है, हम बस बात ही कर रहे हैं उसके बारे में। सो बात करने का कोई मतलब नहीं, सारी बातें आपको और उलझा के रख देगी। बेहतर है कि हम क्लैरिटी की तरफ आएँ, है ना? बिल्कुल, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग कि जिसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, वो उसे कैसे बयान कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। पर हमारे शास्त्रों ने हमें बताया हुआ है कि दिस आर द स्टेजेस एंड दिस आर द आइडियल स्टेजेस, जो कई सारे लोग इससे गुजरे हैं। तो जैसे कि जो बच्चा अभी तक उसने अर्थ के स्टेज पे नहीं आया, तो उसको बच्चों को कैसे पूछे कि पैसे कैसे कमाए, वैसे ही मोक्ष के बारे में है। पर हम इतना ज़रूर कहेंगे कि मुक्ति के बारे में हम ज़रूर बात कर सकते हैं, संस्कारों से मुक्ति। ओके जी, और ये सारी बातें साथ में चलती है, स्वधर्म, अर्थ और काम। अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी स्त्रियों को गंदी नज़रों से देख रहा है, तो क्या वो कार्मिक इम्बैलेंस नहीं कर रहा है? अपने कर्मों को नहीं बिगाड़ रहा है ना? बिल्कुल। वैसे ही कोई स्त्री किसी को देखकर जेलसी फील करती है, तो वो कार्मिकली इम्बैलेंस हो रही है। तो बस हमें यही चीज़ को समझना है, हमारे भीतर ऐसे क्या इमोशंस आ रहे हैं, कौन से इमोशंस आ रहे हैं, क्या मैं उसके प्रति अवेयर हो सकता हूँ? क्योंकि जैसे ही मैं अटेंशन ले जाता हूँ तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है। मेरे अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी है, मेरे अंदर जो भी इमोशंस है, मेरे अंदर जो भी भावना है, भावना यानी जो ऐसे इमोशंस जो मुझे दिक्कत दे सकता है, वो जो भी भावनाएं, समझो मैंने किसी को देखा और मैंने जैसे ही देखा किसी को, मुझे जेलसी फील हुई और मैं उस जेलसी में बह जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। पर क्या मैं उसको पकड़ सकता हूँ? क्या मैं उसको देख सकता हूँ?
और अगर मैंने उसको देख लिया तो क्या जेलेसी की इंटेंसिटी कम होगी या नहीं होगी? क्या ख्याल है? हाँ, अगर पकड़ लिया, अगर हमें उसकी रियलाइजेशन है तो कम कर सकते एग्जैक्टली हैं हम वैसे ही उसको। मेरे अंदर एंगर आ गया और मैं एंगर के प्रति ही जागरूक हो जाऊं। मैंने देख लिया मेरे अंदर एंगर आ रहा है, और बहुत दफा तो छोटी सी बात होती है लेकिन एंगर बहुत बड़ा आ जाता है, इसलिए बहुत झगड़े हो जाता है। तो सामने वाला बोलता है यार बात तो छोटी सी है, इतना क्यों झगड़ा, इतना क्यों गुस्सा? क्योंकि वो गुस्सा उसका पास्ट का होता है, पैटर्न्स का होता है, संस्कारों का होता है। तो हमारे इतनी लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं दोस्तों में, फ्रेंड्स में या आपस में? बिकॉज वी कैरी द पैटर्न्स। यहाँ तक कि पूर्वजों के पैटर्न्स भी आ जाते हैं, पूर्वजों का गुस्सा भी हमारे अंदर आ रहा है। आप अगर बताओ, आपको अगर कोई ऐसा स्पाउस आप मतलब आपके जीवन में आ जाए या आपका फ्रेंड आ जाए जो बहुत ही अच्छा प्यारा है, पर आपके आपको बार बार गुस्सा आता है, तो कितनी दिक्कत हो सकती है ना? मैं जस्ट एक इन जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो बस यही बात हो रही है कि टकराव हो रहा है, हर कोई अपने अपने पैटर्न से मजबूत है, मजबूत है या मजबूर है? मजबूर ज़्यादा है। हाँ, और आपस में टकरा रहा है, जिसके चलते बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े। समझदारी तो बहुत है, इंटेलेक्चुअली तो बहुत आगे गए हैं, पर फिर भी दोनों के वेवलेंथ मैच नहीं हो रहे क्योंकि दोनों के पैटर्न्स अलग अलग है। अगर हम पैटर्न से फ्री हो गए दोनों ही, हमने देखा कि मुझे बिना मतलब गुस्सा आ रहा है और मैं जैसे ही उस गुस्से के देखूं उसकी इंटेंसिटी कम होती है। डॉक्टर वैगो करके साइंटिस्ट है, उन्होंने इस बात को साइंटिफिकली प्रूव किया है कि भाई कैसे हम अपने इमोशंस को देखते हैं, जैसे ही देखें तो उनके वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। धीरे 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 हम ऐसे वाइब्रेशन से फ्री हो जाते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स मुक्ति, और इस मुक्ति में हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे या बुरे होंगे? क्या ख्याल है? अच्छे होंगे। अच्छे ही होंगे, एग्जैक्टली। सर, तो अध्यात्म, ट्रू स्पिरिचुअलिटी, आपके अकॉर्डिंग क्या वो एफर्टलेस होती है या उसे हम कॉन्शियसली हमारे अंदर डेवलप करते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि क्या अध्यात्म भी हमारे पूर्व संस्कारों से आता है? जैसे ऑफ द कैमरा आपने जब मुझे अपना इंसिडेंट बताया था आपकी लाइफ का, कि आपको यू मेट विद एन एक्सीडेंट, तो उसके बाद जो आपके जीवन में बदलाव आए, उसके बाद जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो आपका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हुआ, वो आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। और उसके लिए कोई साधना भी नहीं करी, हाँ, उसके लिए कोई मेडिटेशन भी हाँ, नहीं करा हाँ। हमने। तो यही मैं जानना चाहती हूँ कि अगर किसी इंसान की लाइफ में अध्यात्म आ रहा है तो क्या वो एफर्टलेसली होगा या फिर कोई पूर्व पुण्य के बेसिस पे होगा? स्पिरिचुअलिटी यानी सबसे पहली बात हमें यह समझना होगा कि हमारे भीतर जाना। हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ के लिए बाहर जाना होगा, और बाहर जब हम जाते हैं तब हमें एक्शन करनी है। पर स्पिरिचुअल लाइफ में अगर जाते हैं तो हमें अटेंशन देना है। इट्स अटेंशन इनसाइड एंड एक्शन आउटसाइड। ये चीज़ को समझना होगा। अगर हम एक्शन बाहर भी कर रहे हैं और अंदर भी कर रहे हैं तो क्या मतलब है? डिस्टर्बेंस। हाँ, क्योंकि एक्शन हमें बाहर करना है। सी, फॉर अचीवमेंट एंड टू बिकम समथिंग यू नीड टू हैव एक्शंस इन प्लेस। पर वही सेम एक्शंस अगर हम अपने भीतर ले जाएं तो दिक्कत है। एक चीज़ को हम समझते हैं कि जैसे ही आप अपने आप को सुनना शुरू कर देते हैं, आपके कई सारे पैटर्न्स रिलीज होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हर किसी के जीवन में ऐसा मौका आता है कि वो स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करे। इसीलिए हर किसी के जीवन में विषाद आता है, मतलब ऐसी अवस्था कि ऊपर भी जाएगा फिर उसको नीचे भी गिराया जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यस, लेकिन वो इंसान पर डिपेंड करता है कि कौन फिर उस मोमेंट एग्जैक्टली से उस मोमेंट को क्या वो हाँ, यूटिलाइज करता है बिल्कुल। या कैसे भी करके उसको टाल देता है। वो अवस्था ही हुई होती है कि वो जब कोई मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा ऊपर आपको लिया जाता है ना प्रॉब्लम में, तो उस प्रॉब्लम में एक्चुअली आपको इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उसकी ऊर्जा है, वो आपको ऊपर ले जा सकती है, पर समहाउ हम उसको रिप्लेस करना चाहता है किसी चीज़ से, पॉसिबली विद द एंटरटेनमेंट, पॉसिबली विद हम किसी से हेल्प ले लेते हैं, सहारा ले लेते हैं, पर हो सकता है कि वो हमारी बहुत बेहतरीन सिचुएशन थी। तो ये सारे एडवर्सिटीज़, सारे हादसे, सारे एक्सीडेंट्स और सारे ऐसे कोई सिचुएशंस कि जो आपको मतलब डाउन ले जाए, वो एक्चुअली आपके उद्धार का कारण बन सकता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल, आई एग्री टू इट। जी, लेकिन जी। वही बात जैसा हमने कहा कि तो डिपेंड करता है। हर हाँ। किसी के लाइफ में ऐसे मौके आते हैं। यहाँ तक कि जो आपने नियर डेथ के बारे में बात करी, थैंकफुली नियर डेथ के बाद में बहुत लोगों को अवेयरनेस काफ़ी जागृत होता है, पर उसके बाद में फिर से दे कम बैक टू द नॉर्मल स्टेज। उस समय में आपके जीवन में सही मार्गदर्शक का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे जीवन में खुद होके ऐसे हिमालय से एक गुरु चलते हुए हैं
और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया वो मुझे 4-5 साल में एक आधी बार मिलते हैं, और सही एक दिशा देके फिर से वो हिमालय में चले जाता है। बहुत ज़रूरी है। पर हमें गुरु नहीं ढूंढना है। अगेन, हमारी पसादान नाम की जो बुक है उसमें हमने लिखा हुआ है कि गुरु हमें ढूंढना ही नहीं है, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं गुरु भेटे आपे चा, कि गुरु खुद हमारे जीवन में आता है अगर हम उसके काबिल बने तो। हम जब ढूंढने जाएंगे ना तो हम हमारे स्टाइल से ढूंढने जाते हैं। हाँ। हम जैसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं ना, वैसा गुरु भी ढूंढने की कोशिश करते और हैं। वो कहते हैं ना कि गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं एग्जैक्टली। ढूंढता। पर अभी वही हो रहा है कि हम कैसे गुरु को देखेंगे कि जो स्मार्ट है, बहुत बढ़िया बात करता हो, मोटिवेशनल स्पीकर जैसा बात करता हो, और बहुत एकदम आईआईटी या आईएम के सिवा ना हो, है ना। ये कोई मतलब नहीं। आईआईटी आईएम वाला पढ़त गुरु हो सकता है, उसने बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर ली और वो बात करने में भी बहुत बढ़िया है, मार्केटिंग में भी बहुत बढ़िया, सब एरिया में बढ़िया है, पर वो आपको अनुभव नहीं दे सकता। अनुभव, ये जो बेसिकली बात हमें समझनी होगी कि जिस व्यक्ति में जो है ना वही वो दे सकता है, और मेरे अंदर जो है ना मैं वही लेने की कोशिश करता हूँ। मेरे अंदर अगर ईगो है तो मैं गुरु में भी ईगो देखता हूँ। मेरे अंदर अगर डेस्परेशन है तो मैं गुरु का भी डेस्परेशन देखता हूँ। मेरे अंदर अगर ग्रीड है तो मैं गुरु के भी ग्रीड को, वही मेरे को अट्रैक्ट कर लेता है। तो हो सकता है कि मेरे अंदर जो है वो मुझे फंसाएं। इसीलिए कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि 75% पीपल आर चीटेड इन स्पिरिचुअलिटी। कितना? 75%। इट्स अ ह्यूज नंबर। हाउ एंड व्हाई? हाँ, हाउ एंड व्हाई, बिकॉज यहाँ पे गुरु नहीं चीट करते हमेशा, लोग खुद को भी चीट करते रहते हैं ना। खुद को ही नहीं जानते वो कि मैं क्या हूँ, खुद को बेवकूफ बनाते खुद हैं। को बेवकूफ़ बनाते हैं। खुद के पैटर्न्स को वो फिर वो ये अच्छा ये बुरा ऐसा मानता है, और वो ढूंढने निकलते हैं, मैं गुरु ढूंढ लूंगा और ये मेरे को गुरु पसंद आ गए, ये बहुत बढ़िया बात करता है, अरे ज़बरदस्त, इसने क्या बात कही, इसने हमारे धर्मों के बारे में बात की, इसने हमारी कम्युनिटी के बारे में बात करी। कोई मतलब नहीं। क्या आपको इन सब के परे ले जा रहा है वो? नहीं तो बस वही बात है। तो मैं जो भी गुरु ढूंढूंगा, मैं अगर ढोंगी हूं तो मैं ढोंगी इंसान को ढूंढूंगा। वी अट्रैक्ट हु वी आर। यस, एग्जैक्टली। तो सबसे पहले काम कहाँ करना है हमें? खुद के खुद ऊपर। के ऊपर। और गुरु भेटे आपे चा, मतलब खुद ब खुद गुरु मिलेंगे हमें। और गुरु कोई मतलब जरूरी नहीं कि मतलब दाढ़ी में आए, मतलब वो रोब में आए, नॉट नेसेसरली। एक छोटा बच्चा गुरु हो सकता है आपके लिए। यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप हर किसी व्यक्ति से सीख रहे हो। तो इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बात करी है, ना आदि गुरु शंकरा लागोनी शिष्य परंपरा, बोधाचा हा संसारा जाला जो अमृत है। मतलब बोध ही है सब कुछ, हमें बस शिष्य बने रहना है। आपको बोध कहीं से भी मिल सकता है, आपको पेड़ों पत्तों से, पंछियों से वो बोध मिल सकता है, पर हम इतने की अकड़ में हैं कि हमें एक इसी से हमें मिलने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए 75% पीपल आर चीटेड एंड 15% पीपल बिकम मैड। सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट के पास में केसेस जो है, अगर आप जाके चेक करेंगे तो पता चलेगा, जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी और गुरु के पीछे थे, दे आर टेकिंग सम काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल हेल्प। दे बिकम मैनियाक, मतलब वो दे बिकम मतवादी। हमारा ही सही है, हमारे गुरु ने ये बताया है, हमारे स्क्रिप्चर्स ने ये बताया हुआ है। और सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी बात अगर मैं कहूँ, जो लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जो खुद को गुरु कंसिडर करते हैं कुछ लोग, उनके अंदर ही सबसे ज़्यादा क्रोध और उनके अंदर ही सबसे ज़्यादा घमंड मिलेगा। ये हिपोक्रेसी नहीं है? बिल्कुल हिपोक्रेसी है, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को गुरु मान लेते हो ना, आप सीखना बंद कर देते हो। और सीखना क्या है कि मेरे अंदर क्या पैटर्न्स आ रहा है, आप सीखना बंद कर देते हो और उसको आप जस्टिफाई करते हो। आपके अंदर जो क्रोध है ना, तो उसको भी आप जस्टिफाई करते हो। आपके अंदर एंगर, लस्ट। तो मेरे गुरु ने एक बड़ी बात कही थी कि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ जाते हो और जैसे ही आप किसी के गुरु बनने की कोशिश करते हो, तो आप प्रिटेंड कब करना शुरू कर दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और प्रिटेंड करना बहुत आसान है। हमारा जितना इंटेलेक्ट ज़्यादा होगा, जो इंसान बुद्धि में ज़्यादा होता है ना, वो प्रिटेंड करने में बहुत माहिर होता है और बहुत जल्दी प्रिटेंड कर लेता है कि देखो मैं तो शांत हो गया है, मेरे ऊपर अभी लस्ट काम नहीं करता, मेरे ऊपर अभी कोई काम नहीं करेगा, मैं देखो कितना शांत हो गया हूँ। और जबरन है ना, वो शांति में आया हुआ इंसान कैसे बात करता है वैसे बात करेगा, गुरु के इमेज में अपने आप को बनाए रखेगा। ये बुद्धि करा सकती है, पर जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपके साथ में क्या हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। पर वो पैटर्न तो रह गया ना, वो संस्कार तो रह गया। और जैसे आप गुरु के पद पे चले गए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए,
और जैसे ही आप आगे बढ़ गए फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो जो पैटर्न जो रह गया था वो अचानक से बड़ा हो जाता है और वो आपको नीचे गिरा देता है, गुरु पद से भी और सब चीज़ों से। इसलिए हमने देखा है कई दफ़ा डाउनफॉल होता है डाउनफॉल बहुत होता से है गुरुओं का। बहुत लोगों का। हम्म, तो इसलिए हमें चाहिए कि शिष्य बने रहे। इसीलिए वही शिष्य परंपरा की जो मैं बात कर रहा हूँ वहीं से सिख परंपरा भी हुई। तो सिखों में भी कहा जाता है कि गुरु जो है, एक्चुअली असल में गुरु कोई इंसान नहीं होता, गुरु ये वाणी होती है। जो शिष्य बना रहता है इंसान, उसके अंदर जो वाणी आती है वो गुरुवाणी होती है। वाओ। वाणी यानी तरंगे, मन वचन काया इनकी तरंगे, इन 3 तरह की तरंगे होती है ना। जब आप मन से विचार करते हैं किसी के बारे में तो क्या वो तरंगे सामने वाले को समझ में नहीं आती? बिल्कुल आती है ना। हमारे विचार कई लोगों को प्रभाव करते हैं। हमारी बात, हमारी एक बात की जो तरंग है यानी टोन है, वाइब्रेशन है, सामने वाले को कितना नीचे गिरा देती है ना, बिल्कुल। कितना डिस्टर्ब कर देती है। वैसे व्यवहार, सो विचार, वचन और व्यवहार, इन 3 तरंगों को वाणी कहा है। तो ये वाणी यानी वाइब्रेशंस, इनके तरंगों को हमें शुद्ध बनाना है। शुद्ध कैसे बनाएंगे? बाय ऑब्जर्विंग इट, कि मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं। आप देखो, बस आपके देखने से, आपके सुनने से वो शुद्ध होते हैं, उनकी इंटेंसिटी कम होती है, उनकी मतलब आप किसी भी चीज़ को देखो ना, उसमें बदलाव आ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब छोटे बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते झगड़ रहे हैं और ऐसा कुछ भी बात कर रहे हैं, आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, और आप बस उनको देखो, आप अगर सिर्फ देखो, क्या करेंगे वो बच्चे? लड़ेंगे। नहीं, वो लड़ रहे हैं अच्छा। और गाली गलौज कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। लेकिन जब उनके बाजू में कोई बड़ा इंसान आके उनको बस देखे तो रुक जाएंगे। रुक जाते हैं वो। क्यों रुक गए? क्योंकि कोई देख रहा है। वैसे ही अगर हम भी अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, सुनना शुरू कर देते हैं, ये बस उल्टा करना है हमें ऑब्जर्वर बनने की जरूरत है। ऑब्जर्वर बनना है, नॉट द पार्टिसिपेंट। यस। We participate in each and every emotion. Are you getting it? यस। How can I observe myself without participating in it? विदाउट रिएक्टिंग। Without reacting. How can I listen to my emotions without need to change, without need to fight, without resisting it, and without need to stop it? मुझे स्टॉप भी नहीं करना है। जो आया है इमोशन, ओके, इट्स ओके, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ओके, ये मेरे अंदर एंगर आया है, मेरे अंदर जेलसी आई है, मेरे अंदर हेट्रेड आया है, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट नाउ। हाउ कैन आई एक्सेप्ट एंड हाउ कैन आई लिसन विदाउट द नीड टू चेंज? मुझे बदलना भी नहीं है, विदाउट द जजमेंट, ये अच्छा है, ये बुरा है, हाँ ये इमोशन अच्छा है, मैं इसको कंटिन्यू कर लूँ, ये इमोशन अच्छा नहीं है, लेट मी फाइट विद दिस। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमें दिक्कत दे सकती है। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि हमने ऑरा और डिस्टर्बेंस की बात की, तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो आपने बोला कि हम रिएक्ट ना करें, बट हम कई बार ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में होते हैं कि लोग हमें बहुत ही ज़्यादा पुश डाउन करते हैं और हमारी एनर्जी वहाँ अफेक्ट होती है। तो ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट्स में जहाँ पे लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या हमारे साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बुरा बर्ताव करते हैं, तो वहाँ पे अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्टेड रखें? वहाँ पे हम वो ऑब्जर्वर वाली स्टेट में कैसे आएँ? वहाँ पे हम रिएक्ट कैसे ना करें? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही आपने। सबसे पहली बात, एक चीज़ को समझना होगा कि हमें पार्टी में भी जाना है, मज़े भी लेने हैं, और वो पार्टी के मतलब कुछ चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस में भी ना पड़े, ऐसा हमें कुछ करना है ना। तो बेसिकली बात ऐसी है कि हमारा ऑरा तभी डिस्टर्ब होता है व्हेन वी क्रिएट अ स्पेस फॉर इट। हम जब अलाउ करते हैं तभी वो हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है। हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कि मेरे लाइफ में वही लोग आते हैं, वही इसी टाइप के लोग आते हैं जिस टाइप के इमोशंस मेरे अंदर हैं। तो मुझे देखना होगा कि मेरे लाइफ में किस टाइप के लोग आ रहे हैं। एंड यू कैन आस्क योर सेल्फ, इज इट माई रिफ्लेक्शन एंड हाउ कैन आई चेंज इट? जैसा कि हमने बात की थी, हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो कि हम खुद हैं। हाँ, जो मेरे अंदर है मैं वही चीज़ को अट्रैक्ट करूँगा। तो ये मेरे लिए सिग्नल है, बाहर जो कुछ भी चल रहा है ना, ये मेरे लिए सिग्नल है। तो जो भी सिग्नल है मुझे, मैं अगर बाहर फाइट करूँ ना तो उस टाइम पे तो शांत हो जाएगा, लेकिन वो फिर से पैटर्न रिपीट होगा, फिर से कोई और नया बंदा वैसे खड़ा हो जाएगा। तो क्या मैं इस पैटर्न को बंद कर सकता हूँ? तो इस पैटर्न को बंद किया जा सकता है बाय ऑब्जर्विंग विद इन योर सेल्फ। इसमें बस अवेयरनेस की ज़रूरत है।
तो जितने भी योगी कोशिश करते हैं ना, अपने अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सो दैट इन पैटर्न्स को वो देख पाए, दृष्टि और दृष्टा बनने की वो कोशिश करता है ना। तो इसीलिए बस देखने की क्षमता हमें बढ़ानी है, सुनने की क्षमता बढ़ानी है। सुनो सुनो, संत कबीर बार बार क्या गाते हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधो। सुनो, बस सुनने की प्रक्रिया में हमें जुड़ जाना है। मेरे भीतर जाके मैं अपने इमोशंस को सुनूं कि ये मेरे अंदर मुझे आज ये ऐसा इंसान, इरिटेटेड इंसान जो आया है, ये इतना इरिटेटेड क्यों फील कर रहा है? क्या ये इरिटेशन के भाव मेरे अंदर भी हैं? क्योंकि ये मेरे सामने हो रहा है ना, मुझे दिखाया जा रहा है। शायद ये मैंने कभी मेरे अंदर नहीं देखा, लेकिन मुझे अभी ये बाहर से दिख रहा है। आपको ताज्जुब होगा एक चीज़ जान के रंगोली जी, कि जब आप अपने अंदर की चीज़ों को देखते हैं और उनकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं, तो उस टाइप के लोग भी आपके लाइफ में नहीं आते, वरना ये सूक्ष्म संस्कार बने रहते हैं, कभी ना कभी आता है, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में और किसी भी रूप में। बिल्कुल। सर, कहीं ना कहीं ये कहना सही होगा कि हम खुद को बेहतर तब समझ जाते हैं जब हम हमारा लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं समझ जाएं। आई रिमेंबर हम जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपने मुझे कहा कि रंगोली जी, मुझे आपका लाइफ पर्पस पता है कहीं ना कहीं कि आप आगे क्या करोगे। एंड आई वाज वेरी शॉक्ड कि मतलब मुझे जान के बहुत ही क्यूरियोसिटी हुई कि आपने ऐसा कैसे कहा। तो खुद का लाइफ पर्पस कैसे ढूंढ सकता है कोई भी? वेल, सब कुछ हमारे आवाज़ में है। ये जो मेरी आवाज़ है, जब मैं मेरी आवाज़ को मैं सुनूं, तो मुझे पता चलता है कि मेरे आवाज़ में क्या कौन सी बातें हैं। मैं जब अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे आवाज़ में कोई भी इमोशन नहीं है। अच्छा। इट्स न्यूट्रल। ओके। विदाउट इमोशन आई एम टॉकिंग टू यू, राइट? ना क्यूरियोसिटी है, ना जेलसी है, ना मतलब कोई भी इमोशन नहीं है। पर बहुत दफ़ा हम जब बात करते हैं ना, तो बातों बातों में हमारे, खास करके पास के लोगों के साथ में बात करते हैं, एक तो कंप्लेन का टोन होता है बहुत दफ़ा, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, इसमें क्या है, कौन सा इमोशन देख रहे हैं? नेगेटिविटी है हाँ, कि अरे क्या बोल रहे हो तुम, लैकिंग, मैं एंगर। चिल्ला रहा हूँ, एंगर, आपने जान लिया, ठीक है। तो मेरे हमेशा से मेरा एक टोन कायम रहता है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी मेरी कायम होती है, कुछ ना कुछ इमोशंस मेरे कायम होते हैं, वो मेरे आवाज़ से मुझे पता चलता है। तो मेरी आवाज़ मुझे मेरा सारा आईना बता देती है। ये आवाज़ में सिर्फ एंगर और इमोशंस नहीं होते, बल्कि ये भी होता है कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मेरे अंदर टैलेंट क्या है, और मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो मुझे मतलब लीक कर सकते हैं मेरी एनर्जी को। कौन सी ऐसी एरियाज़ हैं कि जो मुझे ऊपर ले जा सकते हैं, कौन सी ऐसी एरियाज़ हैं जो मुझे नीचे ले जा सकते हैं। तो ये सारी बातें मेरी आवाज़ में है। तो ये अगर मेरे को क्लैरिटी मिल जाती है, तो जो मुझे बातें नीचे ले जाती हैं, उसको मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से, और जो फ्रीक्वेंसीज मुझे ऊपर ले जा रही हैं, क्या मैं उसको एनहांस कर सकता हूँ? यस, ये पॉसिबल है। कैसे? बाय माई लिसनिंग कैपेसिटी। जब मैं नहीं सुनता तो मेरी निगेटिव क्वालिटीज ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब मैं सुनने की प्रक्रिया में जुड़ जाता हूँ, तो मेरी जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज है वो अपने आप राइज होना शुरू हो जाती है। एंड दिस इज़ द अल्टीमेट सीक्रेट, यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो पर्पस जो है, जब मैं आपको बताता हूँ, मैं लोगों को जो पर्पस बता रहा हूँ उनके आवाज़ से, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपनी आवाज़ पे काम करा ना, तो मुझे लोगों को भी आवाज़ें समझ में आती है कि कौन से आवाज़ में क्या है, इस व्यक्ति में वैल्यूज़ क्या है, क्या कौन सी वैल्यूज़ ड्राइव करती हैं इस इंसान को। पर आई थिंक ये हर कोई तो नहीं समझ पाएगा, हर क्योंकि कोई नहीं, जो व्यक्ति डीप ऑब्जर्वेशन स्किल्स चाहिए, इसमें कुछ और स्किल्स चाहिए। जी, तो हमने जो इतने सालों से जो किया, अपने ऊपर जो काम किया, क्या होता है, जो मेरे पास है मैं वही चीज़ आपको दे सकता हूँ, जो मेरे पास में है ही नहीं मैं वो चीज़ आपको कैसे दे सकता हूँ। मेरे पास में पैसा है तो मैं आपको पैसा दूंगा, मेरे पास में प्यार है तो प्यार दूंगा, मेरे पास में किसी चीज़ का नॉलेज है वो नॉलेज दूंगा, मेरे पास में गुस्सा है तो गुस्सा दूंगा, मेरे पास में डिप्रेशन है तो डिप्रेशन बांटते फिरूंगा, कार्मिकली इम्बैलेंस भले हूँ पर मैं वही करता हूँ, जो मेरे पास में है वही देता हूँ, इरिटेशन है तो लोगों को इरिटेशन बांटता हूँ। तो ये एक क्लैरिटी है कि हमारे आवाज़ में क्या है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बिजनेसमैन बनना चाहिए, ठीक है, तो फिर क्योंकि मेरे साथ में कई सारे लोग आए शुरू में, और उनके सब लोग के बिजनेस जस्ट विद द साउंड एंड फ्रीक्वेंसी, उनके बिजनेसेस काफ़ी राइज हुए। तो मैंने भी कहा कि मैं भी अभी बिजनेस में चला जाता हूँ। पर जब मैंने देखा कि मेरा जो पर्पस है वो तो मेंटोर बनने का है, मेंटोरिंग का है, तो फिर मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना, इट्स अ प्रोफेशन, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें होगी वो अपने आप होगी। तो ये सब जब चीज़ों को मैं करते गया तो बारीकी से देखते गया कि बिजनेसमैन के लिए कौन सी साउंड होना चाहिए,
उस साउंड को हम मिमिक नहीं कर सकते, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आपकी आवाज़ को स्टडी की जा सकती है, आप खुद भी देखना शुरू कीजिए, आपको सब पता चलना शुरू होगा। आप नॉर्मली जब बात करते हो अभी के अभी तुरंत, ठीक है, आज जब आप घर पे जाओगी आप देखना कि आपके बातों में कौन से इमोशंस आते हैं। जब आप घर पे जाके शाम को जाओगी आपके वही इमोशंस आएंगे जो रोज के आते हैं, और आप देखना। अभी तो क्यूरियोसिटी है बहुत अभी तो ज़्यादा। क्यूरियोसिटी है ना, हाँ। पर घर पे जाके जो आएंगे वो असल में आएंगे। हम्म, जब हम ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहाँ पे ऑफिस में या काम में या प्रोफेशनली, हम अपने ही खुद के इमोशंस को, इट इज़ रिक्वायर्ड है ना, कि हम अपने इमोशंस को सामने ना ले आए। पर जब हम घर में जाते हैं अपने लोगों में बात करते हैं तो वो सारे इमोशंस आते हैं। तो क्या सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे हम अपना लाइफ पर्पस समझ सकते हैं? क्योंकि वहीं से तो स्ट्रेंथ आता है, वहीं से तो लीकेजेस होती हैं। आपके इमोशंस ही आपको आगे ले जाते हैं, आपके इमोशंस ही आपको नीचे ले जाते हैं। कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं कि जो आपको पूरा नीचे गिरा देता है। क्या इमोशंस नहीं नीचे गिराते? क्या डेफिनेटली इमोशंस गिराते ऊपर हैं। नहीं उठाते? बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को अगर आप देखेंगे कि वो इतने जीवन में आगे क्यों गए, तो उनके इमोशंस ने उनको सपोर्ट करा वैसे, या कुछ ऐसा इमोशन हुआ कि जो ट्रिगर हो गया। ठीक है, जैसे मेरा एक इमोशन बताता हूँ। 8th स्टैंडर्ड में मैं स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई में एकदम ज़ीरो था मैं। तो पीछे बैठा हुआ था, एक सर आए मेरे बाजू में बैठे, ये रिवेश है ना, ये हमारा पट्ठा है, मतलब ऐसा कुछ काम करेगा। तो एक लड़की हंसी सामने से, ये तो लल्लू पंजू है, और सब लड़के हंसने लग गए। तो मैं वहाँ पे इमोशनली डिस्टर्ब हो गया। पर वो इमोशनल डिस्टर्बेंस हेल्प मी टू थिंक अबाउट स्टडिंग बेटर, कि यार ऐसे अपना हर जगह मजाक उड़ाया जाएगा, क्यों ना मैं अच्छी पढ़ाई करूँ। कैन यू सी दिस नाउ, दिस इमोशन दो इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बट इट हेल्प मी। आर यू गेटिंग इट? या तो हमारे इमोशंस हमें एक तो ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। ये उस समय के लिए ठीक था, लेकिन बार बार मैं अगर ऐसा फील करूँ कि बार बार मेरा इंसल्ट हो रहा है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। कभी कभी वो हेल्प करते हैं, कभी सेल्फ कभी इमेज के लिए वो बहुत बुरा है। यस। सो इसीलिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है हमारे आवाज़ से ही कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है। तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं, सारा सब कुछ मेरे अंदर है, मेरे आवाज़ में है। और मेरे आवाज़ से पता चलता है मेरे वैल्यूज़ क्या है, क्या मैं स्पिरिचुअल इंसान हूँ, क्या मैं कंट्रीब्यूटर हूँ, या सिर्फ कंज्यूमर हूँ। ये भी मेरे आवाज़ में पता चलता है। क्या मेरे अंदर ग्रीड है? बहुत दफ़ा लोगों को पता ही नहीं चलता। मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँगा। जब मैं 2014 में काउंसलिंग करा करता था, तो लोग प्रॉब्लम कुछ और ही बोलते थे, उनका असल प्रॉब्लम कुछ और हुआ करता था। तो मैं उनकी आवाज़ से बोलता था आपका ये प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये प्रॉब्लम है, एंड दे यूज्ड टू गेट अमेज्ड। क्योंकि जब आपकी प्रॉब्लम के बारे में आपको पता चलता है, 50% काम आधा वहीं पे हो जाता है। क्या ख्याल है ना? जब आपको पता चलता है कि दिस इज़ व्हाट माय प्रॉब्लम इज़, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन पे काम करना बड़ा आसान है। सो दैट इज़ वेयर वी वर्क ऑन द पर्पस। ओके। तो सर जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को उनकी स्पिरिचुअल जर्नी और उनके पर्पस ढूंढने की जर्नी के ऊपर क्या गाइडेंस देकर जाना चाहेंगे? वेल, आप यंगस्टर्स के बारे में बात करें तो मेरा तो यंगस्टर्स के लिए यही कहना होगा कि आप ज़बरदस्ती ना करें, ज़बरदस्ती से स्पिरिचुअलिटी में आने की कोशिश ना करें। स्पिरिचुअलिटी आती है, ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है कि जो एक विषाद लेके आएगा। कभी ना कभी तो नीचे आना होता ही है ना, हम हमेशा ऊपर भी जाते हैं पर नीचे भी आते हैं। उस नीचे जाने की अवस्था में हो सकता है कि वो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी आ जाए। उस समय पे फिर हमें उसके लिए तैयार होना है। हम ज़बरदस्ती से अगर आ गए तो वो गड़बड़ हो सकती है, वो प्रिटेंडिंग हो सकता है। तो प्रिटेंडिंग के लिए भगवत गीता में फिर से कहा है मिथ्याचार, तो वो ना करें। जो हो रहा है उसको होने दे। और एक ही चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अभी, अर्जुना की एक क्वालिटी है, वो है कमिटमेंट। तो इस एज में हमें जो काम करना है, एक 20 से 40 के बीच में, वो है कमिटमेंट। वर्क ऑन द कमिटमेंट। और वो कमिटमेंट आपके अंदर ही ऐसा कुछ फ्रिक्वेंसी ले आएगी कि जहाँ पे भगवत गीता में और एक बात आई है कि जो लोग अपने स्वधर्म पे काम करते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो वो बुद्धि योग आएगा मतलब विजडम आएगा, वो पर्पस भी आएगा। आप अपने कमिटमेंट से काम करते रहे, जो भी अभी हाथ में काम है उसको, जो भी आपका टैलेंट है उसको बेहतरीन तरीके से करिए। ओके बिल्कुल। जी, सो थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी सर मच। इतने इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी आज का ये पॉडकास्ट उतना ही इंटरेस्टिंग लगा हो। बहुत से मिथ्स को हमने ब्रेक किया, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी पे हमने बात की कि एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन तो हो रहा है दुनिया में, बट कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही नेगेटिव साइड भी लेकर जा रहा है।
और बिल्कुल। ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या है आज हमने ये जाना, और स्पेशली पीपल ऑफ यंग एज वो स्पिरिचुअलिटी को कैसे समझ सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।